सो गाइस इस कोर्स से मतलब इस वीडियो से आपको क्या क्या फायदा मिलेगा, तो मैं यहाँ पे फटाफट से कुछ बता देता हूँ, कुछ पॉइंट्स बिना बोर करे आपको, ठीक है। बेटर फ्यूचर अहेड, नेटवर्किंग में बहुत ही अच्छा फ्यूचर है, इसको बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये आपको भी पता ही होगा कि आने वाला जो समय है, आने वाला जो टाइम है वो टेक्नोलॉजी का ही टाइम है, और टेक्नोलॉजी में अगर यहाँ पे हमारा जो यूज होगा वो कंप्यूटर सिस्टम्स का होगा, नेटवर्क का होगा, इंटरनेट का होगा, तो वहां पे नेटवर्किंग की स्किल्स बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग होने वाली है। ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, बड़ी बड़ी कंपनीज, चाहे वो गूगल हो, एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेजोन हो, कोई भी कंपनी आप ले लो, वहां पे अगर उनका टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन है तो वहां पे जितने भी आपके वर्कर होंगे, जितने भी काम करने वाले होंगे, जितने भी एम्प्लॉइज होंगे, उनमें सबसे ज्यादा आपको टेक सपोर्ट वाले ही देखने को मिलेंगे जिन्हें नेटवर्किंग की नॉलेज होती है। तो इसमें अपॉर्चुनिटीज भी बड़ी बड़ी कंपनियों की है और बहुत सारी पोस्ट की हैं। डिमांडिंग स्किल, बहुत ज्यादा डिमांडिंग स्किल है। अगर आप नेट पे डालोगे सर्च की नेटवर्किंग जॉब्स, तो आपको सबसे ज्यादा आईटी फील्ड में जो जॉब देखने को मिलेगी वो आपकी नेटवर्किंग रिलेटेड जॉब ही होगी। इसके साथ साथ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, अगर आप किसी नेटवर्क का एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, खुद का नेटवर्क बनाना चाहते हैं, ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तब भी आपको इस कोर्स की जरूरत है, क्योंकि तभी आपको जब नॉलेज होगा तभी आप ये वाला काम कर पाएंगे। अगर आप सिक्योरिटी फील्ड में जाना चाहते हैं, जस्ट लाइक आप एथिकल हैकिंग में जाना चाहते हैं, जस्ट लाइक साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टर बनना चाहते हैं, तो गाइस सबसे पहले आपका बेस क्लियर होना चाहिए। तो बेस कहां से क्लियर होगा? आपको नेटवर्किंग की स्किल्स आनी चाहिए, मिनिमम होता है ये उसका क्राइटेरिया। तो गाइस उसके लिए भी ये बेटर है, ठीक है। इसी के साथ साथ हाई सैलरी पैकेज, इसमें बहुत सारी नेटवर्किंग जो फील्ड है ना, उसमें भी बहुत सारी मतलब जॉब प्रोफाइल्स होती है, जस्ट लाइक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एसोसिएट्स, नेटवर्क इंजीनियर, सर्वर मेंटेनेंस और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एनालिस्ट। बहुत सारी फील्ड होती है, बहुत सारी जॉब्स प्रोफाइल्स होती हैं। ये आपका डिपेंड करता है कि आपको कितना नॉलेज है एंड इसी के साथ साथ आपके पास कौन से सर्टिफिकेशंस है। तो गाइस सर्टिफिकेशंस मैं बता देता हूं नेटवर्किंग में कौन कौन से होते हैं। जस्ट लाइक सबसे पहला जो सर्टिफिकेशन होता है जिसे हम प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कहते हैं, जिसके बाद हमें जॉब लगती है, वो होता है CCNA, ठीक है। सबसे पहला बेसिक। CCNA के बाद आपका आता है CCNP, ठीक है। इसी के साथ साथ इनका एक अल्टरनेट भी है CCNA का, एक्चुअल में CCNP का नहीं बता रहा हूं मैं, सिर्फ CCNA का एक अल्टरनेट भी है। CCNA जो है हमारा सिस्को कराती है, ठीक है। तो सिस्को तो आपको पता ही है, वर्ल्ड वाइड वैलिड सर्टिफिकेशन कराती है। इसी के साथ साथ एक वर्ल्ड वाइड वैलिड सर्टिफिकेशन और है जो कि दूसरी कंपनी कराती है, जिसका नाम है CompTIA। अब वो कौन सा सर्टिफिकेशन कराती है गाइस? CompTIA जो है वो आपका नेटवर्क प्लस यानी N+ नाम का सर्टिफिकेशन कराती है। तो CCNA और नेटवर्क प्लस ये दोनों ही बहुत ज्यादा बेसिक सर्टिफिकेशन है। अगर आप सिस्को की तरफ से CCNA और CompTIA की तरफ से N+ यानी नेटवर्क प्लस का सर्टिफिकेशन आप ले लेते हैं तो आपकी बहुत ही आसानी से कहीं पे भी नेटवर्क एनालिस्ट की जॉब लग जाएगी। और अगर आप सिंपल बेसिक नॉलेज जानते हैं नेटवर्किंग की और आप सिक्योरिटी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको ये कोर्स देखना चाहिए। इसी के साथ साथ जो भी यार इस फील्ड में आना चाहता है तो ये कोर्स जरूर से देखो, ताकि आपको जो बेसिक्स है यार वो क्लियर हो जाए। तो CCNA CCNP का भी 1 वीडियो कोर्स मैं बहुत जल्द बनाऊंगा। नेटवर्किंग का ये कोर्स मैंने यहाँ से बना दिया है, यहाँ पे आपको सारी बेसिक जो चीजें हैं, कॉन्सेप्ट है, वो सब क्लियर हो जाएंगे। CCNA में हम बिल्कुल जो एडवांस चीजें होती है जिनकी मदद से आपकी स्किल्स एनहांस होती है और आपकी जॉब लगती है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस कोर्स में हम बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करने वाले हैं। सो गाइस इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? गाइस सबसे पहले तो नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होती है, ये सब कवर करेंगे। टॉपोलॉजीज कवर करेंगे, कितने टाइप की टॉपोलॉजीज होती है, क्या होती है। OSI मॉडल, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। OSI मॉडल ये मस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। इसके बाद ट्रांसमिशन मीडिया, कैसे हम अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं, कितने टाइप के ट्रांसमिशन होते हैं, गाइडेड अनगाइडेड, ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद नेटवर्किंग डिवाइसेस कैसे वर्क करते हैं, क्या होते हैं एंड किस लिए यूज करते हैं, ये सब पढ़ेंगे। वायरलेस नेटवर्किंग के बारे में अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद नेटवर्क थ्रेट्स के बारे में जानेंगे, यानी वायरसेस, मैलवेयर, ये सब क्या होते हैं एंड कौन कौन से हमारे पास अटैक्स होते हैं हमारे नेटवर्क में, कैसे उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं और अपने आप को सेव कर सकते हैं। ट्रबल शूटिंग, यहाँ पे हम 4 सिनेरियोज लेंगे एंड वहां पे छोटे से कुछ स्टेप में आपको बताऊंगा कि आप उसे कैसे ट्रबल शूट कर सकते हैं। इसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन का। इसी के साथ साथ हम 2 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करके एक फोल्डर भी शेयर करके देखेंगे।
तो भाई वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इस वीडियो को अभी से एक लाइक कर दो। एंड इसी के साथ साथ अब हम इस वीडियो में अपना मेन जो पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस यहाँ पे देखो, सबसे पहला इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर नेटवर्क्स का। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं गाइस, ये क्यों यूज होते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कम्युनिकेशंस के लिए यूज होते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन में हम कंप्यूटर नेटवर्क का यूज करते हैं। इसी के साथ साथ शेयरिंग सॉफ्टवेयर, आपने सुना होगा कोई भी जो फाइल शेयर करते हैं, जैसे शेयर इट है, आपने शेयर इट जरूर से चलाया होगा, ठीक है। शेयर इट कैसे फाइल शेयर कर पाता है? बिकॉज ऑफ कनेक्टिंग ऑफ हॉटस्पॉट एंड वाईफाई, ठीक है। तभी वो फाइल एक जगह से दूसरी जगह दूसरे फोन पे ट्रांसफर हो पाती है। तो गाइस वो दोनों फोन एक ही नेटवर्क पे आते हैं, तब होता है ये काम, ठीक है। तो फाइल शेयरिंग में भी लगेगा, कम्युनिकेशन में तो ऑब्वियसली लगेगा ही लगेगा नेटवर्क। यहाँ पे भी देख सकते हो शेयरिंग फाइल। इसी के साथ साथ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो आपको एक नेटवर्क पे आना पड़ेगा। शेयरिंग डाटा, ये वही चीजें हैं जो मतलब रिपीट होती जा रही है। अब डाटा कोई सा भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट भी हो सकती है, फाइल भी कोई सी हो सकती है। शेयरिंग हार्डवेयर, हार्डवेयर भी हम शेयर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करेंगे तो एक जगह पे बैठ के दूसरी जगह पे हमारा हार्डवेयर लगाए और उसको हम रिमोट पे ले सकते हैं। तो ऐसे काम भी हम कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से कर सकते हैं। एंड सिक्योरिटी, कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सिक्योरिटी। अगर आप सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं देंगे तो आपके नेटवर्क में बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज आ जाएंगे एंड कोई भी अनऑथराइज एक्सेस लेके आपके नेटवर्क पे बहुत ही गलत गलत काम भी कर सकता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन प्रिजर्वेशन, आपको अपना डाटा स्टोर कराना, अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करानी है, शेयर करनी है किसी से, तो भी आप नेटवर्क्स का यूज करके एक दूसरे से प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था कंप्यूटर नेटवर्क के फायदे, कुछ बेसिक से फायदे कि आप क्या क्या मतलब कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। आगे यहाँ पे जानते हैं क्या एक नेटवर्क क्या होता है। तो व्हाट इज अ नेटवर्क? तो अ नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स। एक नेटवर्क में मिनिमम 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर होते हैं, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। are linked in order to share resources such as printers and CDs, exchange files or allow electronic communication। अब यहाँ पे एक मैं बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। एक ऑफिस है, ठीक है। ऑफिस में 5 कंप्यूटर हैं। अब उन 5 कंप्यूटर में एक प्रिंटर कनेक्ट है, ठीक है। तो प्रिंटर जो कनेक्ट है वो क्या पांचों सिस्टम से कनेक्ट है? हाँ भाई कनेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमने एक नेटवर्क बनाया है जिसमें 5 कंप्यूटर हैं और एक प्रिंटर है। पांचों कंप्यूटर से हम कमांड देंगे तो एक सिंगल प्रिंटर में ही जाएगी और वहीं से आपका जो आउटपुट है, जो भी पेज प्रिंट होना है वो होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये जान सकते हैं कि एक नेटवर्क में हम मल्टीपल चीजों को कनेक्ट कराकर उसको आपस में इंटरेक्शन करा के यूज करते हैं। तो गाइस वो एक कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है जिसमें हम एक दूसरे डिवाइस से इंटरेक्शन करते हैं। अभी इंटरेक्शन आपका नोड टू नोड भी हो सकता है और सर्वर टू क्लाइंट भी हो सकता है। तो ये क्या होते हैं आगे मैं बताऊंगा। द कंप्यूटर on a network may be linked through cables, telephone lines, radio waves, satellites और infrared light beams। गाइस ये मीडियम हो सकता है आपके नेटवर्क का आपस में जितने भी डिवाइसेस है उन्हें कनेक्ट कराने का। हो सकता है केबल से कनेक्ट हो या टेलीफोन लाइन से कनेक्ट हो, रेडियो वेव से हो, सैटेलाइट से हो या इंफ्रारेड लाइट बीम से हो। तो ये आपके मीडियम से जिनके थ्रू जो आपकी डिवाइस है नेटवर्क में वो आपस में इंटरेक्शन करा पाते हैं, कम्युनिकेशन करा पाते हैं या एक नेटवर्क में आ पाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक नेटवर्क का एग्जांपल बहुत ही अच्छा तरीके से दे रखा है। अब आईएसपी है ये, ठीक है। आईएसपी होता है आपका जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है, जस्ट लाइक एयरटेल हो गया या जियो अभी करंटली बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। तो ये आपके आईएसपी है जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको जो इंटरनेट है वो वायर मीडियम के थ्रू आपके पास राउटर पे आता है। अब राउटर में आपकी ये वाली प्राइवेट आईपी है और पब्लिक आईपी जो सभी लोगों को दिखेगी वो ये वाली है। आपकी पर्सनल प्राइवेट आईपी ये है, यहाँ पे जाके आप अपने राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका राउटर है। अब राउटर से देखो एक ये वाला कंप्यूटर कनेक्ट है और वाईफाई के थ्रू ये वाला लैपटॉप कनेक्ट है और प्रिंटर कनेक्ट है एक, और एक प्ले स्टेशन भी कनेक्ट है। इसके साथ साथ वाईफाई के थ्रू एक स्मार्टफोन भी कनेक्ट है और एक और कंप्यूटर भी कनेक्ट है। तो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नेटवर्क बना रहा है ये जो राउटर है ये एक नेटवर्क बना रहा है। कितने नोड्स का? 1 2 3 4 5 6 नोड्स का, यानी 6 डिवाइसेस का यहाँ पे एक नेटवर्क है जो कि एक राउटर पे बेस्ड है। अब इस कंप्यूटर से मैं इस कंप्यूटर में कोई भी फाइल ट्रांसफर कर सकता हूं बिना इंटरनेट के थ्रू, जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्क। मैं देखो दोनों ही कंप्यूटर आपस में वायर से कनेक्ट है राउटर की मदद से, तो मैं बिना इंटरनेट की मदद से इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में फाइल शेयर कर सकता हूं। इसी कंप्यूटर में नहीं, इस लैपटॉप पे भी कर सकता हूं, इस आपके मोबाइल फोन पे भी कर सकता हूं,
इस प्ले स्टेशन पे भी जो कोई गेम वेम डाउनलोड करा है कॉपी कर सकता हूँ। इसके साथ साथ इस प्रिंटर में भी कमांड दे सकता हूँ, इस फोन के थ्रू भी इस प्रिंटर से प्रिंट ले सकता हूँ, इस कंप्यूटर के थ्रू भी प्रिंट ले सकता हूँ, इस लैपटॉप के थ्रू भी प्रिंट ले सकता हूँ, इस कंप्यूटर के थ्रू भी प्रिंट ले सकता हूँ। तो गाइज यही फायदा है आपके एक नेटवर्क का, जिसके थ्रू अगर आप बहुत सारे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कराते हैं तो आप बिना इंटरनेट के थ्रू भी उनसे इंटरेक्शन कर पाते हैं। एंड ये आपका प्राइवेट नेटवर्क भी हो सकता है, पब्लिक नेटवर्क भी हो सकता है। पब्लिक नेटवर्क का सबसे बड़ा एग्जांपल आपका इंटरनेट है। प्राइवेट नेटवर्क का आपको सबसे बड़ा एग्जांपल आपके घर में लगा राउटर है, जिसके थ्रू आप अपने फोन से इंटरनेट चला सकते हो वाईफाई के थ्रू, एंड आप अपने कंप्यूटर में लैन केबल कनेक्ट करके भी इंटरनेट चलाते हो। तो वो आपका एक प्राइवेट नेटवर्क हो गया है। तो प्राइवेट नेटवर्क आपको यहाँ पे देखो इस फोटो से समझ में आ रहा होगा, जो कि आप आईएसपी से राउटर पे लेते हो, राउटर से आप मल्टीपल डिवाइसेस में एक्सेस करते हो इंटरनेट। तो वो एक आपका पर्सनल प्राइवेट नेटवर्क हो जाता है। तो यही जितने भी मल्टीपल डिवाइसेस आपस में मिलके एक नेटवर्क की फॉर्मेशन करते हैं, वही हमारा एक नेटवर्क होता है। एंड उस नेटवर्क में जो भी काम होता है, बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करना, राउटिंग करना, कॉन्फ़िगरेशन करना, ये सब सारा काम नेटवर्किंग के अंडर आता है। बस इतना सा बेसिक सा टर्म है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जान लेते हैं बेसिक टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। तो सबसे जो बेसिसिटी होती है नेटवर्क्स की, जो नेटवर्क आपके होते हैं कि जैसे एक यहाँ पे बहुत बड़ा नेटवर्क है, एक पूरे शहर में नेटवर्क फैला, एक पूरी दुनिया में नेटवर्क फैला, तो वो कैसे कैटेगराइज होते हैं गाइस, उनके लिए हम यहाँ पे देखते हैं बेसिक टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। अब यहाँ पे आपके बेसिक टाइप्स ऑफ नेटवर्क कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो है आपका लैन, जिसे कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, फिर है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, WAN, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क, सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। इनके बारे में अच्छी तरीके से ब्रीफ से जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में जानेंगे, तो यहाँ पे जान लेते हैं लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है। Guys, a LAN is a network that is usually for communicating among computer devices, usually within an office building or home. Guys, local area जो नेटवर्क होता है, इसकी जो रेंज होती है वो बहुत कम होती है। जस्ट लाइक हम इसे लोकल के लिए बनाते हैं, जस्ट एक बिल्डिंग के लिए, एक ऑफिस के लिए। आप यहाँ पे कंसिडर कर लो जैसे एक पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में एक राउटर लगा है, अब उस राउटर से 12 कंप्यूटर कनेक्ट है, ठीक है। उस बिल्डिंग के बाहर कोई ऐसा गवर्नमेंट काम नहीं है या गवर्नमेंट ऑफिस नहीं है जहाँ पे मतलब इस राउटर को कनेक्ट करे। तो हमारा जो काम है सिर्फ एक ऑफिस में चल रहा है जिसमें 12 कंप्यूटर हमें कनेक्ट करा रहे हैं। तो वो जो छोटा सा एरिया है लोकल एरिया, जिसमें हमारा ऑफिस है पोस्ट ऑफिस का, ठीक है, तो वहां पे 12 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कराने के लिए हम जो नेटवर्क की फॉर्मेशन करेंगे, हम जो टाइप लेंगे नेटवर्क का, वो होगा लैन, जिसे कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें हम विद इन अ बिल्डिंग, विद इन अ ऑफिस, विद इन अ होम हम अपना पर्सनल नेटवर्क बनाते हैं। अब ये आपका प्राइवेट ही होता है, ठीक है। LAN enables the sharing of resources such as files or hardware devices that may be needed by multiple users limited in size. अब यहाँ पे क्या है, आप जो फिजिकल चीजें हैं जस्ट लाइक प्रिंटर, स्कैनर और वेबकैम और CCTV कैम, ऐसे जो आपके लोकल चीजें हैं जो आपके रिसोर्सेज में अवेलेबल है, आपकी बिल्डिंग में अवेलेबल है, आप उन चीजों को आपस में सभी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया प्रिंटर, तो वैसे ही आप यहाँ पे प्रिंटर, स्कैनर, ये सब आपस में कनेक्ट भी कर सकते हो। इसकी स्पीड आपके 10 MBPS से 10 GBPS के बीच में लाई करती है। ये आपके डिपेंड करती है कि आप कौन सा मीडियम यूज कर रहे हो, कैसा ट्रांसमिशन यूज कर रहे हो, कैसी वायर्स यूज कर रहे हो, कितना मतलब वहां पे आपकी लेंथ है वायर की, और रिपीटर लगा रखा है नहीं लगा रखा। तो इन सब चीजों को, इन सब फैक्टर्स पे ये आपकी लाई करती है स्पीड। रिक्वायर्स लिटिल वायरिंग, टिपिकली अ सिंगल केबल कनेक्टेड टू ईच अदर। तो यहाँ पे आप मल्टीपल केबल, मतलब मल्टीपल से यहाँ पे मतलब है कि आप एक सर्वर भी बना सकते हो, एक राउटर भी लगा सकते हो, और वहां पे एक एडमिनिस्ट्रेशन भी लगा सकते हो, ताकि वहां पे जितने भी डिवाइस है वो इंडिपेंडेंट ना हो, एक सर्वर उन्हें मैनेज कर पाए। ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन वो वाला काम ज्यादातर बड़े बड़े ऑफिस में होता है। नॉर्मली जो हम लगाते हैं लैन में, जो भी हम काम करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, पीयर टू पीयर कनेक्शन बनाते हैं, जिसमें क्या होता है कि हर सिस्टम इंडिपेंडेंट है, जो वो काम करना चाहता है कर सकता है। हैज लोअर कॉस्ट कंपेयर टू मैन वैन। भाई मैन है तो ये तो पूरी सिटी के लिए होता है, वैन पूरी दुनिया के लिए होता है, तो उनकी कंपेयरिंग में इसकी जो कॉस्ट है वो काफी कम आती है। लैन कैन बी आइदर वायर्ड और वायरलेस। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ वायर और वायरलेस कैसे हो सकते हैं। गाइस, राउटर से जो आपकी वायर निकलती है, ठीक है, जो आपकी केबल आती है लैन केबल, तो वो आपकी कंप्यूटर में कनेक्ट होती है लैन पोर्ट पे। तो अगर इसके थ्रू आपकी जो केबल आ रही है वो कनेक्ट हो रही है कंप्यूटर में, तो ये हो गया आपका वायर मीडियम। लेकिन राउटर की वजह से जो वाईफाई निकल रहा है, उससे आप फोन पे एक्सेस कर रहे हो, तो वो फोन भी आपका कनेक्ट हो रहा है नेटवर्क में,
लेकिन वो एक वायरलेस मीडियम के थ्रू कनेक्ट हो रहा है। तो यही है यहाँ पे कि आप वायर के थ्रू भी एक लैन में यूज कर सकते हो अपने डिवाइसेस को नेटवर्क में, और वायरलेस के थ्रू भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको वायरलेस जो है वो ब्लूटूथ या वाईफाई हो गया, ठीक है। वायर मीडियम में ट्विस्टेड पेयर, कोएक्स और फाइबर ऑप्टिक जैसी केबल्स का आप यूज करते हैं। तो इनके बारे में हम आगे जानेंगे, अभी आपको सिर्फ जो बेसिक टाइप्स है उनके बारे में अच्छी तरीके से समझना है। तो आई होप जो लैन है इसके जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आए होंगे। तो यहाँ पे देखो कुछ एडवांटेजेस भी जान लो लैन के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक सर्वर है, अब सर्वर है, यहाँ पे आप राउटर भी कर सकते थे लेकिन यहाँ सर्वर है। तो ये वाला जो कनेक्शन है इसे हम कहते हैं सर्वर क्लाइंट मॉडल। तो सर्वर क्लाइंट और पीयर टू पीयर क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा। अभी आप इतना समझ लो कि इस सर्वर से देखो कितने सारे मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं। तो ये आपका एक लोकल एरिया नेटवर्क है जो एक विद इन अ बिल्डिंग हो सकता है। अब इसमें आपको एडवांटेजेस है स्पीड के, आपको एक अच्छी स्पीड देखने को मिलती है क्योंकि आपकी जो रेंज है वो ज्यादा नहीं है, जो आपकी वायर्स है उन्हें बहुत कम ट्रेवल करना पड़ रहा है, विद इन अ बिल्डिंग आपका कनेक्शन है तो आपकी स्पीड अच्छी आएगी। कोस्ट काफी कम कोस्ट आती है इन कंपेयरिंग ऑफ मैन वैन, क्योंकि उनमें बहुत बड़े बड़े नेटवर्क बनाने पड़ते हैं। इसमें क्या है कि आप सीधा एक सर्वर लगाओ, एक राउटर लगाओ और उससे डायरेक्ट लैन पोर्ट से केबल लगा लो या वायरलेस के थ्रू एक्सेस कर लो। सिक्योरिटी, अगर आपने प्राइवेट नेटवर्क बना रखा है, आप किसी दूसरे बंदे को और ऑथराइजेशन नहीं दे रहे हो, फायरवॉल अच्छे से कर रखा है आपने कॉन्फ़िगर, तो आपको सिक्योरिटी भी काफी ठीक ठाक देखने को यहाँ मिल जाती है। ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको सिक्योरिटी में नहीं करना पड़ता। आप सिंपल एक एंटीवायरस डालो अच्छा सा और आप अपना कंप्यूटर में काम कर सकते हो विद इन अ नेटवर्क। रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हो आप, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिंटर एक लगा दो तो सारे कंप्यूटर की जो प्रिंटिंग कमांड है वो सारे इस आपके प्रिंटर में आएंगे और सारे जितने भी कमांड देंगे वो सब इससे प्रिंट होता चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको सभी कंप्यूटर में अलग अलग प्रिंटर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक सिंगल आपके प्रिंटर से सभी जो कंप्यूटर से वो कनेक्ट होके अपना जो आउटपुट है वो ले सकते हैं प्रिंटर से। तो इस तरीके से यार रिसोर्स शेयरिंग का भी बहुत बड़ा एडवांटेज हमें देखने को मिल जाता है। तो ये था हमारा लोकल एरिया नेटवर्क और उसके कुछ एडवांटेजेस। सो गाइस अब यहाँ पे हम जान लेते हैं PAN यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। एन क्या है गाइस, ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि आपके पर्सनल यूज के लिए होता है। अब देखो लैन में क्या था कि आपका ऑफिस, होम और इसके साथ साथ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जहां पे एक ही बिल्डिंग के अंदर आपका काम हो रहा है वहां पे आप लैन का यूज करते हो, जिसमें आपके 15 हो सकते हैं नोड्स हो, यानी 15 यूजर्स हो सकता है 50 यूजर्स हो, लेकिन वहां पे लैन का यूज होता है। अब पैन क्या है, पैन में आप पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी पर्सनल यूज के लिए जो नेटवर्क क्रिएट करते हो वो होता है। जस्ट लाइक आपने अपने फोन से हॉटस्पॉट दिया, आप 3 फोन उससे कनेक्ट कर लेते हैं, तो वो हो सकता है तीनों फोन आप ही के हो। तो इस तरीके से आप अपने पर्सनल एरिया नेटवर्क को क्रिएट करते हो, जिसमें आप एक फोन को होस्ट बनाते हो और बाकी सभी को क्लाइंट बना देते हो। तो इस तरीके से जो भी नेटवर्क आपके क्रिएट होते हैं जो कि आपके पर्सनली यूज में आते हैं काम, जैसे आप मैंने बता दिया हॉटस्पॉट हो सकता है, राउटर भी आप यहाँ पे ले सकते हो। तो इस तरीके के जो भी नेटवर्क बनते हैं वो सारे आपके पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाते हैं। तो सेम बिल्कुल इसकी भी रेंज 10 Mbps से 10 Gbps तक की हो सकती है। ये सब डिपेंड करता है आपके बैंडविड्थ के ऊपर, आपकी स्पीड के ऊपर या आपके मीडियम के ऊपर। इसी के साथ साथ ये काफी लोअर कॉस्ट होता है मैन वैन और इसी के साथ साथ लैन से भी, क्योंकि लैन में क्या होता है कि बहुत चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, स्विच लगाने पड़ते हैं, राउटर लगाने पड़ते हैं, हब लगाने पड़ते हैं, ब्रिज लगाने पड़ते हैं, मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो तीनों की कंपेयरिंग में हमारा जो पैन है वो काफी अच्छा और अफोर्डेबल है। तो जो आपका जो पैन है उसे भी हम वायर और वायरलेस मीडियम के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो वायर और वायरलेस मैंने आपको बता दिया, वायर होते हैं आपके आपका लैन जो है, आप लैन केबल यूज कर रहे हो राउटर से, या आप वायरलेस मीडियम के थ्रू कर सकते हो, वाईफाई, ब्लूटूथ। तो इन तरीकों से आप अपना नेटवर्क पैन में क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वायर और वायरलेस मीडियम बोथ। सो यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ पैन भी जान लेते हैं। तो इसमें आपको अच्छी खासी स्पीड देखने को मिल जाती है, कॉस्ट काफी कम होती है, आप बिना ही कॉस्ट के इसे क्रिएट कर सकते हो, और सिक्योरिटी काफी अच्छी होती है क्योंकि इसमें जो इंक्रिप्शन होते हैं वो काफी हाई लेवल इंक्रिप्शन होते हैं जिन्हें बहुत आसानी से बिल्कुल भी क्रैक नहीं करा जा सकता है। रिसोर्स शेयरिंग बिल्कुल यहाँ पे भी हो सकती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा क्या है, यहाँ पे एक लैपटॉप कंप्यूटर है, ये एक हमारा होस्ट है, ठीक है। अब इस होस्ट से हमारा ये डेस्कटॉप पीसीबी वायर मीडियम के थ्रू ये कनेक्ट है, दोनों ही साइड लैन का हमारा इंटरफेस होगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस कंप्यूटर के थ्रू ये इंकजेट प्रिंटर कनेक्ट है। तो अगर हम इस लैपटॉप से कमांड देंगे प्रिंटिंग की तो वायरलेस मीडियम में अगर होगी, वायरलेस होगा ये तो वायरलेस मीडियम से भी कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये तो वायर है और वायर किससे कनेक्ट है, इस वाले डेस्कटॉप से। तो इस डेस्कटॉप से होती हुई कमांड इस प्रिंटर पे जाएगी और हमारा प्रिंट आउट हो जाएगा। तो इस फायदे के थ्रू हम यहाँ पे वायर और वायरलेस मीडियम दोनों के थ्रू अपने पैन नेटवर्क को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ से देखो हॉटस्पॉट है,
हॉटस्पॉट से आप फोन भी कनेक्ट कर सकते हो, ये जो पीडी है ये भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे होस्ट है हमारा लैपटॉप कंप्यूटर, और इसी की बदौलत ये 4 डिवाइसेस आपके पैन नेटवर्क में कनेक्ट है। सो गाइस अब यहाँ पे हम जान लेते हैं मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है गाइस? यूजुअली अगर मैं सिंपल भाषा में आपको ये बताऊं तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है 5 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक। इतनी रेंज के बीच जितने भी कंप्यूटर है, जितनी भी बिल्डिंग्स है, आपस में एक ही नेटवर्क में कनेक्ट करने का काम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क नाम के इस नेटवर्क के टाइप का होता है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, आप एक सिनेरियो यहाँ पे लो, जस्ट लाइक सिनेरियो क्या है कि ओला है, ठीक है। अब ओला है वो सिर्फ दिल्ली में चलती है, आप यहाँ पे कंसीडर करो दिल्ली में चलती है। अब उसकी टैक्सी है लगभग 1000 टैक्सी है जो सिर्फ दिल्ली में चलती है, और दिल्ली के बाहर कुछ नहीं है मान लो। तो दिल्ली की रेंज है 60 किलोमीटर या 50, मान लो आप 50 किलोमीटर। अब जो इसका जो मेन हेडक्वार्टर है ओला का वो है रजौरी गार्डन में, ठीक है। अब रजौरी गार्डन में क्या है कि आपका जितने भी वहां सिस्टम होंगे, जैसे 200 कंप्यूटर लगे हुए हैं वहां पे ओला के, जैसे कुछ एग्जीक्यूटिव के हुए, कुछ कस्टमर केयर के हुए, कुछ ड्राइवर सपोर्ट के लिए हुए। तो मतलब आप मान सकते हो कि 200 कंप्यूटर लगे हुए हैं उनके हेडक्वार्टर पे, और 1000 टैक्सी चल रही है पूरी सिटी में। तो उस जितनी भी गाड़ियां हैं वो आपस में कनेक्ट हैं बिकॉज ऑफ ओला ऐप। अब वो ओला ऐप कैसे कनेक्ट है? बिकॉज ऑफ सर्वर जो कि आपके हेडक्वार्टर में इंस्टॉल है ओला के। तो एक सिटी के अंदर उन 1000 गाड़ियों को और उस हेडक्वार्टर को कनेक्ट करने का जो काम है वो कौन कर रहा है? वो एक जो नेटवर्क का टाइप है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का ही टाइप है जो इन सब चीजों को आपस में कनेक्ट कर पा रहा है। यहाँ पे ना लैन चलेगा ना कोई छोटा मोटा वायरलेस पैन चलेगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमें वायरलेस मीडियम का साथ लेना पड़ेगा और एक 50 किलोमीटर तक की रेंज का साथ लेना पड़ेगा। अब उसमें हमें ये भी देखना है कि भाई यहाँ पे हमारी कॉस्ट भी कम लगे, हमारे रिसोर्सेज भी कम लगे, और हमें रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा मिले। तो यहाँ पे हम मैन टाइप का यूज करते हैं जिसे हम अपने पूरी सिटी में फैला सकते हैं। तो यहाँ पे आप फोटो में भी देख सकते हो एक आईएसपी का एग्जांपल लिया गया है। इंटरनेट लेता है डायरेक्ट आईएसपी अपने घर पे या अपनी बिल्डिंग पे या अपने ऑफिस पे, एंड जगह जगह पे वो अपने राउटर लगा के रखता है। जैसे यहाँ पे ऑफिस में, किसी के घर में, किसी के गोडाउन में, किसी के अपार्टमेंट में या किसी के शॉप्स में, तो उन सब जगहों पे वो अपने राउटर की मदद से वायर्ड मीडियम के थ्रू एक्सेस देता है। तो ये वायर मीडियम का यहाँ पे आपको देखने को एग्जांपल मिल रहा है, और वायरलेस मीडियम का मैंने आपको ओला का एग्जांपल देके बता दिया। तो एक बड़ी सी सिटी में रेंज बता दी 5 से 50 किलोमीटर। इस सिटी में आप वायर या वायरलेस मीडियम दोनों के थ्रू जो नेटवर्क अपना एक क्रिएट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जो नेटवर्क का टाइप चुनना पड़ेगा वो होगा आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें जो रिसोर्स शेयरिंग है वो पॉसिबल तो है, लेकिन उसमें जो मेंटेनेंस लगेगा या जो उसकी कॉस्ट आएगी या जो भी लॉजिस्टिक्स आएंगे वो काफी हाई हो जाएंगे। इससे बेटर है आप उस नोड पे एक पर्सनल, मतलब एक अलग सा प्राइवेट सा रिसोर्स लगा लो। तो यहाँ पे रिसोर्स शेयरिंग उतनी ज्यादा पावरफुल या उतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है इन कंपेयरिंग ऑफ लैन और पैन, ठीक है। सो गाइस इसके बाद हमारा जो यहाँ पे नेटवर्क का टाइप आता है वो होता है WAN यानी वैन। अब वैन क्या है भाई? अब वैन यहाँ पे मैं एक छोटा सा सिनेरियो यहाँ पे दे देता हूँ। वैसे तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल इंटरनेट खुद है, लेकिन मैं एक छोटा सा सिनेरियो दे देता हूँ। अब जैसे आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब उस ऑर्गेनाइजेशन में या मान लो एक बड़ी सी आपकी ब्रांड है जिसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है, और इसी के साथ साथ न्यू दिल्ली में आपका हेड ऑफिस है, और उसके जो ब्रांच ऑफिस है वो एक है मुंबई में, एक है चेन्नई में, एक है कोलकाता में, एक है न्यू जर्सी में, एक है लंदन में, और एक है आपका साउथ अफ्रीका के केप टाउन में। तो इतने 5-6 आपके ब्रांच ऑफिस है, आपका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो आपको क्या काम करना पड़ेगा? जैसे आपके ब्रांच ऑफिस में, हर ब्रांच ऑफिस में 100 कंप्यूटर लगे हुए हैं, और आपके मेन हेडक्वार्टर में 500 कंप्यूटर लगे हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 सिटीज ली, तो यानी कितने हो गए आपके? 600 कंप्यूटर हो गए। अब उन 600 कंप्यूटर को आपस में कैसे कनेक्ट करा जाएगा? यहाँ पे आपका मैन नेटवर्क नहीं लग सकता है, बिकॉज ऑफ वो एक 5 से 50 किलोमीटर तक की रेंज पे ही काम करता है। इससे ज्यादा की रेंज हो गई तो वो काम नहीं करता है। तो यहाँ पे वैन का यूज करना पड़ेगा, जो कि आपका 10,000 किलोमीटर 20,000 किलोमीटर तक के लिए वैलिड होता है। तो यहाँ पे आपके जितने भी वर्ल्ड वाइड जितने भी आपके ऑफिस है वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पे देखो, आप सिनेरियो देख लो, आपको हो सकता है लंदन का ऑफिस हो, ये हो सकता है केप टाउन का ऑफिस हो, ये न्यू दिल्ली का ऑफिस हो, ये कोलकाता का हो, ये मुंबई का हो, ये चेन्नई का हो, और ये आपका कन्याकुमारी का हो। तो इस तरीके से जो भी कंप्यूटर है वो कैसे कनेक्ट है?
गाइज यहाँ पे तो वायरलेस मीडियम नहीं दिखाया गया है, लेकिन गाइज यहाँ पे जो हमारा मीडियम यूज होता है वो वायरलेस मीडियम सबसे ज्यादा यूज होता है, जो कि यूज होता है सैटेलाइट्स के थ्रू। इसका जो डाटा ट्रांसमिशन होता है वो सैटेलाइट्स के थ्रू होता है, एंड इसमें हमें खुद का एक बड़ा सा नेटवर्क क्रिएट करना पड़ता है। इसमें बहुत सारे झंझट होते हैं, तो वो मैं आपको सीसीएन में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ इस पूरे वर्ल्ड में जैसे आपके ब्रांच ऑफिसेज और हेड ऑफिसेज है, तो उन्हें आपस में कनेक्ट करने का जो हमारा टाइप होता है नेटवर्क का, वो वैन होता है, यानी वायर्ड एरिया नेटवर्क। इस मीडियम के थ्रू, इस टाइप ऑफ नेटवर्क के थ्रू आप पूरी दुनिया में मौजूद अपने सभी कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करा सकते हो, डाटा ट्रांसमिशन करा सकते हो, आपस में कम्युनिकेशन, फाइल शेयरिंग या कुछ भी ऐसा काम जो कि एक नेटवर्क के थ्रू करा जा सकता है वो कर सकते हो। तो गाइस जो पूरे वर्ल्ड में यूज होता है वो होता है टाइप आपका नेटवर्क का WAN, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। सो गाइस अब यहाँ पे जान लेते हैं CAN यानी कैन के बारे में, कैंपस एरिया नेटवर्क। अब कैंपस एरिया नेटवर्क क्या है? गाइस कैंपस एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है, एक छोटा सा सिनेरियो यहाँ पे ले लो एक कॉलेज का। अब जैसे ये आप देख सकते हो एक कॉलेज है, अब कॉलेज में आपका यहाँ पे लाइब्रेरी है, यहाँ पे आपकी कंप्यूटर लैब है, ठीक है, ये कंप्यूटर लैब है, ये आपका मेन जो आपका कॉलेज है वो है, ये आपके टीचर्स का स्टाफ रूम है, ये कैंटीन है। तो इन सभी को आपस में इंटरनेट या नेटवर्क में कनेक्ट करने का काम कौन सा नेटवर्क करेगा? अब यहाँ पे आप लैन यूज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ यहाँ पे 3-4 बिल्डिंग है, लेकिन आसपास है, ठीक है, आसपास है, तो लैन का यूज करोगे तो इसमें यार काफी ज्यादा रिसोर्सेज आपके लग जाएंगे, काफी कॉस्ट आपकी लग जाएगी, रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे, एंड मेंटेनेंस का खर्चा बहुत आएगा, और फॉल्ट को ढूंढना भी काफी टफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम CAN यानी कैंपस एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं, जिसके थ्रू आप 4-5 बिल्डिंग को जो आसपास ही है उनको आप कनेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या आप एग्जांपल मान सकते हो, आप देखा होगा आपने अगर कॉलेज में, तो एक वाईफाई होता है जो कि आपकी इस बिल्डिंग में भी आएगा, इस बिल्डिंग में भी आएगा, इस बिल्डिंग में भी आएगा, इस बिल्डिंग में भी आएगा। तो वो कैसे कनेक्ट है गाइस? वो एक वाई मैक्स होता है, एक छोटा सा टावर लगा होता है आपके किसी कॉलेज में, जहां पे आपका कॉलेज है वहां जरूर एक टावर लगा होगा जो वाई मैक्स टावर कहलाता है। अब उस वाई मैक्स टावर के थ्रू ही आपके पूरे जो कॉलेज है वहां पे वाईफाई के सिग्नल आ पाते हैं और आप अपने फोन के थ्रू उसे कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये सर्विसेज पूरे कॉलेज में कोई भी यूज कर सकता है। तो इस तरीके के नेटवर्क को हम कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसकी कॉस्ट इफेक्टिव होती है इन कंपेयरिंग ऑफ लैन। इसी के साथ साथ वायरलेस मीडियम आपको यहाँ देखने को मिल जाता है और मल्टी डिपार्टमेंटल नेटवर्क एक्सेस हो जाता है। जैसे लाइक मैंने बताया, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, कैंटीन और आपकी मेन बिल्डिंग, स्टाफ रूम, इन सबको आपस में कनेक्ट कर पाते हैं। तो मल्टी डिपार्टमेंट का नेटवर्क एक्सेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके के जो नेटवर्क है, जो आपके एक हॉस्पिटल या स्कूल कैंपस या आपके कॉलेज कैंपस, इन कैंपसेस के अंदर पूरे नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं सभी चीजों को, सभी बिल्डिंग्स को, सभी नोड्स को, तो उस नेटवर्क का टाइप होता है कैंपस एरिया नेटवर्क यानी कैन। सो आप यहाँ पे जान सकते हो कुछ एडवांटेजेस। तो यहाँ पे आपको स्पीड अच्छी देखने को मिल जाती है क्योंकि जो वहाँ पे बैंडविड्थ होता है वो काफी अच्छा होता है। रिलायबिलिटी देखने को मिल जाती है, फॉल्ट टॉलरेंस देखने को मिलता है जिसके थ्रू आप जो फॉल्ट है वो आसानी से पता कर सकते हो और उसे ट्रबल शूट कर सकते हो। कैंपस इंटरकनेक्शन है, आप पूरे कैंपस में कहीं पे भी इंटरनेट का यूज कर सकते हो कनेक्ट होके उस नेटवर्क में। और बेटर फॉर एवरी कंज्यूमर, चाहे टीचर हो, चाहे कैंटीन वाला जो भी हो, कैंटीन में काम करता है वो हो, लाइब्रेरियन हो या स्टूडेंट हो, वो सभी का सभी यहाँ पे कंज्यूमर की तरह उस नेटवर्क में कनेक्ट होके इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 बिल्डिंग है और 3 बिल्डिंग एक वायरलेस मीडियम के थ्रू या वायर मीडियम के थ्रू कनेक्ट होती है। सो गाइस अब यहाँ पे जान लेते हैं सैन के बारे में, यानी स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ये लास्ट टाइप है हमारा नेटवर्क का, ठीक है। अब ये क्या होता है गाइस? ये एक ऐसा मतलब टाइप होता है नेटवर्क का जिसमें क्या होता है कि आपको एक नेटवर्क में स्टोरेज जो देखने को मिलता है वो स्टोरेज कुछ इस तरीके का होता है और इसे आप एक नेटवर्क में हर डिवाइस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ये एक रिमोट लोकेशन पे रखा होता है जो कि आपकी फिजिकली वहां पे अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन आप इसका यूज अपने सिस्टम से कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग इट टू नेटवर्क। अब सैन आपको थोड़ा सा समझ में नहीं भी आया होगा तो मैं यहाँ पे आपको सिनेरियो दे देता हूँ। जैसे एक नेटवर्क है, ठीक है, अब नेटवर्क में एक सर्वर है, सर्वर में ही एक आपका सैन लगा हुआ है, सैन डिवाइस, जो कि ये वाला डिवाइस है। अब इस डिवाइस में क्या है कि 4 हार्ड ड्राइव लगी है, 1 2 3 4 हार्ड ड्राइव। ये SCSI इंटरफेस की हार्ड ड्राइव होती है, SCSI इंटरफेस, ये मैंने आपको हार्डवेयर कोर्स में पढ़ाया है। तो इस इंटरफेस की हार्ड ड्राइव होती है। तो ये जैसे ये वाली डिवाइस यहाँ पे लगा है और आपके उस नेटवर्क में 4 कंप्यूटर है। अब वो 4 कंप्यूटर नेटवर्क में अगर कुछ स्टोर कराना चाहते हैं अपने कंप्यूटर को छोड़ के कहीं नेटवर्क में, तो वो चारों कंप्यूटर इस डिवाइस का यूज कर सकते हैं।
तो चारों कंप्यूटर जो मतलब ये वाला कंप्यूटर जो स्टोर करेगा वो ये 3 कंप्यूटर भी देख सकते हैं, ये वाला करेगा तो वो ये 3 कंप्यूटर भी देख सकते हैं। तो जिस नेटवर्क में सारे कंप्यूटर सारे नोड्स आपके किसी भी नोड के द्वारा अपलोड करी हुई डाटा, डॉक्यूमेंट या फाइल नेटवर्क में देख सकते हैं, जिस स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं, उसे हम सैन कहते हैं, यानी स्टोरेज एरिया नेटवर्क, जिसमें कुछ इस तरीके का डिवाइस होता है एंड इस पे जो डाटा हम शेयर करते हैं वो सभी नोड्स देख सकते हैं। तो उस नेटवर्क को हम सैन कहते हैं, यानी स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, 3 कंप्यूटर हैं, अब यहाँ पे आपके स्टोरेज डिवाइसेस लगे हुए हैं, जैसे ये लगा हुआ है, ये सारे रेट सिस्टम है। रेट सिस्टम क्या होता है ये मैं आपको अपने कोर्स में बताऊंगा, नेटवर्किंग या कंप्यूटर बेसिक्स का जो कोर्स अब स्टार्ट होने वाला है उसमें मैं बता दूंगा रेट सिस्टम क्या होता है। यहाँ पे आप समझ लीजिए ये आपके नेटवर्क में स्टोरेज डिवाइसेस है। अब यहाँ पे 3 कंप्यूटर है और ये आपका जो सैन है, सैन डिवाइस जिसमें हार्ड ड्राइव्स लगी है वो है। अब ये रेट सिस्टम है, रेट सिस्टम क्या करता है, इन सभी जो डिवाइसेस है, ये जो हार्ड ड्राइव्स है, इनमें जो फॉल्ट टॉलरेंस होता है कि डाटा लूज ना हो किसी भी सूरत में, वो वाला ये काम करता है। तो यहाँ पे आपकी हार्ड ड्राइव लगी है, ये सारी हार्ड ड्राइव है। तो ये 3 कंप्यूटर, जो भी ये कंप्यूटर यहाँ पे स्टोर करेगा वो ये दोनों कंप्यूटर देख सकते हैं, ये जो स्टोर करेगा वो ये दोनों देख सकते हैं, और ये जो स्टोर करेगा वो ये दोनों देख सकते हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल कंप्यूटर जो नेटवर्क में स्टोर कराते हैं वो सारे कंप्यूटर देख सकते हैं। तो ये वाला जो सिनेरियो यहाँ पे बनता है वो बनता है विद द हेल्प ऑफ स्टोरेज एरिया नेटवर्क, जिसमें एक जगह पे हम ये स्टोरेज मतलब इंस्टॉल कर देते हैं एंड पूरे नेटवर्क में, चाहे वो वाइड एरिया नेटवर्क हो, लोकल एरिया नेटवर्क हो, सभी कंप्यूटर उस स्टोरेज में स्टोर डाटा को देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसमें एग्जांपल ले सकते हो यूट्यूब का। अब यूट्यूब में क्या है कि सैन जो यहाँ पे नेटवर्क है उसमें आपके जो सर्वर है, डाटा सेंटर्स है, वहां ये लगे हुए हैं। एक सिस्टम से कोई वीडियो अपलोड होती है तो वो अपलोड हो गई जैसे यहाँ पे, तो बाकी जितने भी यूजर्स हैं अगर वो पब्लिक है वीडियो तो वो सब देख सकते हैं। तो वो स्टोर तो एक पर्टिकुलर सैन नेटवर्क में ही है ना, एक हार्ड ड्राइव में तो स्टोर है, लेकिन देख सब सकते हैं। डाटा इस बंदे का है लेकिन देख सब रहे हैं। तो ये भी आपका एक अच्छा सा एग्जांपल है सैन का। तो मल्टीपल यूजर जिस स्टोरेज में एक दूसरे का जो डाटा है वो देख सकते हैं, वो वाला आपका नेटवर्क होता है सैन नेटवर्क। सो गाइस अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पीयर टू पीयर मॉडल की। अब ये पीयर टू पीयर मॉडल क्या है? तो गाइस जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क में आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए हमें 2 सिस्टम्स के बीच में या सर्वर और सिस्टम्स के बीच में हमें मॉडल का पता करना पड़ता है कि हम इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं या किसी पे डिपेंडेंट है, कोई हमारा एडमिन है, कोई जिससे हमें परमिशन लेनी है। तो इस तरीके का जो भी सिनेरियो है तो वो हम वेरीफाई करते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क से सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो एक सर्वर होता है, सर्वर हो सकता है, राउटर हो सकता है, उससे हमारे जितने भी कंप्यूटर्स है वो कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये जो राउटर है या स्विच है, स्विच भी आप यहाँ कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, स्विच मान लिया, जैसे हमने इसे हमने मान लिया स्विच। तो यहाँ पे क्या मान रहे हैं हम, ये जितने भी 5-6 कंप्यूटर हैं ये इंडिपेंडेंट है। अब ये इससे पिंग करना चाहे, मतलब इससे कम्युनिकेशन करना चाहे ये वाला इससे, तो ऑटोमेटिकली कर सकता है। इसमें जो काम करना है हमें, जैसे कुछ भी फाइल डिलीट करनी है, जो भी काम करना है नेटवर्क में वो हम कर सकते हैं, हमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं देखने को मिलती है। तो इस तरीके का जो मॉडल होता है जिसमें आपका जो पीयर है वो दूसरे पीयर से कनेक्शन ले सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ दिखा देता हूं मैं, ये स्विच वाला शायद आपको समझ में भी ना आए। जैसे यहाँ आपके 2 कंप्यूटर हैं, अब दोनों को हमने ईथरनेट से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो आपका ये भी एक पीयर हो गया, ये भी एक पीयर हो गया। तो यहाँ पे बीच में कोई सर्वर नहीं है या बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं है जो कि इस जो कम्युनिकेशन को रेस्ट्रिक्ट कर सके, कोई रेस्ट्रिक्शन लगा सके कि यहाँ पे पासवर्ड डालो तब इससे पिंग होगा, पेयर होगा। तो इस तरीके की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस तरीके की रेस्ट्रिक्शन ना होने वाले मॉडल को हम कहते हैं पीयर टू पीयर मॉडल, जिसमें आपका पहला पीयर दूसरे पीयर से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। ठीक है, इसे कहते हैं हम पीयर टू पीयर मॉडल। वहीं आपको जो क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है उसमें क्या होता है, एक सर्वर होता है जिसमें एक एडमिन होता है जो आपके सभी डिवाइसेस जो उस नेटवर्क में कनेक्ट है, उन नेटवर्क में कनेक्ट डिवाइसेस पे कुछ रूल्स लगा देता है, कुछ ऐसी रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, जस्ट लाइक कि आपको पासवर्ड देना है तब आप इंटरनेट में कनेक्ट हो पाओगे, या आप ये वाली वेबसाइट अपने कंप्यूटर्स में नहीं खोल सकते हो। तो इस तरीके की रेस्ट्रिक्शन आपका सर्वर लगा सकता है सर्वर क्लाइंट मॉडल में, जिसमें एक मेन सर्वर होगा और उस सर्वर से ही आपके सभी डिवाइसेस कनेक्ट होंगे एंड आपके सभी डिवाइसेस में जो नेटवर्क आपका जो पहुंच पाएगा वो विद द हेल्प ऑफ सर्वर ही पहुंच पाएगा, जिसमें एक एडमिन होगा जो कि आपके नेटवर्क में रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं इन कंपेयरिंग ऑफ पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर में क्या था, सभी इंडिपेंडेंट है, किसी भी कोई भी ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं थी कि आप अगर इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हो तो आपको ये वाली वेबसाइट नहीं खोलनी है क्योंकि ये खुलेगी ही नहीं, ब्लॉक है।
तो सर्वर जहां होता है वहां ब्लॉक करी जा सकती है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो आपका वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये जो हमारा नेटवर्क है इंटरनेट का जो पूरी इंडिया में फैला हुआ है, यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स बैन है, जस्ट लाइक एडल्ट वेबसाइट्स। अब ये वेबसाइट्स आपकी बैन है। तो गाइस यहाँ पे क्या है, आपका जो मेन सर्वर है जहां से आपका इंटरनेट सप्लाई होता है सभी आईएसपीज को। अब आईएसपी क्या होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जैसे एयरटेल जियो जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। तो इनका जो मेन सर्वर है जहां से इनको भी इंटरनेट मिल रहा है, अब उस सर्वर में क्या रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि कोई भी एडल्ट वेबसाइट इंडिया में ना खुले। तो इस सर्वर में ये रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है, तो उसका असर हमें वैन एरिया नेटवर्क जो कि आईएसपी के थ्रू हमें मिलता है इंटरनेट, उसमें भी देखने को मिलता है। हमारे फोन, कंप्यूटर या लैपटॉप में एडल्ट वेबसाइट नहीं खुलती है, खोल सकते हैं हम प्रॉक्सी की मदद से, लेकिन अगर जनरली हम खोलना चाहे तो नहीं खोल सकते हैं। तो इस तरीके के रेस्ट्रिक्शन आपको क्लाइंट सर्वर मॉडल में एक नॉर्मल प्राइवेट नेटवर्क में भी देखने को मिल जाएंगे। यहां मैंने वैन की बात कर दी, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, आप जो छोटा सा नेटवर्क लैन का भी नेटवर्क बना रहे हो, अगर उसमें सर्वर है तो आप उसमें भी क्लाइंट सर्वर मॉडल के थ्रू रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, और जितने भी आपके नोड है या यूजर्स हैं उन पे रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। उन्हें इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट बना लोगे आप, कि आपको पासवर्ड देना पड़ेगा, आपको एडमिन से परमिशन लेनी पड़ेगी, तब आप इस चीज का यूज या एक्सेस कर पाओगे। इस तरीके से आपके P2P यानी पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर मॉडल में आपके डिफरेंस है। सो यहाँ पे आप देख लो, पीयर टू पीयर में क्या होता है कि आपकी जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्विच या डायरेक्ट केबल से भी, ठीक है। और आपका जो क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है उसमें आपका सर्वर जो होता है वो लीडर होता है और बाकी सारे आपके स्लेव्स होते हैं, यानी ये सेनापति है और ये आपकी सेना है। तो आप जब तक आप कमांड नहीं दोगे या आप जब तक जो भी काम नहीं कहोगे तब तक ये वाला कुछ भी मतलब अपने तरीके से डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अगर कोशिश करेंगे तो इन्हें सजा मिलेगी या ब्लॉक, ये सब पूरा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का सिनेरियो आपका यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो दोनों ही देख लो, आप समझ सकते हो क्या डिफरेंस हो सकते हैं। ये डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है ये, और ये डिपेंडेंट है सर्वर पे। इस तरीके के डिफरेंस हो सकते हैं, ठीक है। सो गाइस ये कुछ डिफरेंसेस, आप डिफरेंसेस नोट कर सकते हो। मैं आप छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं। सर्वर हैज द कंट्रोल एबिलिटी व्हाइल क्लाइंट्स डोंट। सर्वर क्लाइंट पे मैंने बता दिया सर्वर का कंट्रोल होता है। यहाँ पे आपके हर कंप्यूटर का अपना अलग कंट्रोल होता है। हायर केबलिंग कॉस्ट, इसमें ज्यादा केबलिंग कॉस्ट आती है बिकॉज ऑफ एक सर्वर से सभी डिवाइसेस को कनेक्ट करना पड़ता है। वहीं इसमें केबलिंग कॉस्ट कम आती है क्योंकि डायरेक्ट पीयर टू पीयर कनेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ साथ वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो, यानी वायरलेस मीडियम के थ्रू। इट इज यूज्ड इन स्मॉल एंड लार्ज नेटवर्क। ये बड़े बड़े जो नेटवर्क होते हैं, क्योंकि सर्वर बड़े बड़े नेटवर्क में ही यूज होता है, वहां यूज कर सकते हो। इसमें आप छोटे छोटे जो नेटवर्क होते हैं, जैसे दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना हो डायरेक्ट, तो वहां आप पीयर टू पीयर का यूज करते हो। इजी टू मैनेज, यहाँ पे आपको ट्रबल शूटिंग करनी है तो आपको बहुत ही आसानी पड़ती है। ये हार्ड टू मैनेज है कि आपको ट्रबल शूटिंग करनी है तो दिक्कत कहाँ है वो पता लगाने में काफी डिफिकल्टी आती है। इंस्टॉल सॉफ्टवेयर ओनली इन द सर्वर व्हाइल द क्लाइंट शेयर द सॉफ्टवेयर। तो इंस्टॉलेशन के दौरान भी आपको जो परमिशन है वो एडमिन यानी सर्वर से लेनी पड़ती है। इसमें क्या है, जो आप करना चाहो बिना रेस्ट्रिक्शंस के कर सकते हो। वन पावरफुल कंप्यूटर एक्टिंग एज सर्वर। जो पावरफुल कंप्यूटर है उसी ही हम सर्वर कंसीडर करते हैं, मतलब उसी में हम सर्वर इंस्टॉल करते हैं और सर्वर उसे बनाते हैं। इसमें क्या होता है, सर्वर की नीड ही नहीं होती। तो इस तरीके की बहुत सारे और डिफरेंस है। आप गूगल पे सर्च करोगे क्लाइंट सर्वर वर्सेस पीयर टू पीयर, तो आपके और भी ज्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस अब यहाँ पे आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, OSI मॉडल। गाइस अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, OSI मॉडल। गाइस OSI मॉडल समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके अगर कॉन्सेप्ट आप समझ लेते हो तो आप जान लोगे कि हमारा जो डाटा है वो कैसे सेंड होता है, कैसे रिसीव होता है, कैसे हमारी क्वेरीज जो होती हैं वो रिजॉल्व होती हैं। तो गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है OSI मॉडल। तो OSI मॉडल क्या होता है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप यहाँ पे जान लो। ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन बेसिक रेफरेंस मॉडल, OSI रेफरेंस मॉडल और OSI मॉडल। तो गाइस जो OSI की फुल फॉर्म होती है वो होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट या इंटरकनेक्शन। तो गाइस ये क्या होता है, गाइस ये एक ऐसा इंटरकनेक्शन था जो कि इंट्रोड्यूस कराया गया था, जिसकी मदद से आप ये जान सकते थे कि आपका जो डाटा है वो कैसे सेंड हो रहा है और जो रिसीवर है आपके डाटा का उस पर कैसे वो रिसीव हो रहा है। तो उसके बीच में क्या क्या प्रोटोकॉल से, कौन कौन सी लेयर्स है, कैसे डिवाइसेस लगे हुए हैं, तो इन सब का मतलब जो भी बीच रास्ते में जो भी चीजें होती थी उस डाटा के साथ, वो सारा जो भी काम है उसको हमें यहाँ पे OSI मॉडल यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन में एक बहुत ही अच्छे रेफरेंस के थ्रू बताया गया। ठीक है, अब ये कैसा रेफरेंस था, क्या लेयर्स थी, क्या नेटवर्क डिवाइसेस थे, क्या प्रोटोकॉल्स थी,
या कैसे हमारा डाटा सेंड होता है, रिसीव होता है, या क्या हमारी जो क्वेरीज है जो हम गूगल पे सर्च करते हैं तो वो कैसे मतलब हमारी क्वेरी गूगल के सर्वर पे जाती है और कैसे हमें वो रिफ्लेक्ट होती है। तो ये सब हम यहाँ पे जानेंगे और कैसे ये मतलब काम करता है पूरा प्रोसेस जानेंगे विद द हेल्प ऑफ ओएसआई मॉडल यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन का मॉडल। तो यहाँ पे एक छोटा सा देखो ओवरव्यू देख लो कि क्या होता है ओएसआई मॉडल। तो गाइस यहाँ पे देखो, आप क्लाइंट है, एक है सर्वर। आप यहाँ मान सकते हो एक व्हाट्सएप का यहाँ पे फोन है, जैसे आपका फोन है व्हाट्सएप में और यहाँ पे दूसरा आपका दोस्त है उसका फोन है व्हाट्सएप का। तो यहाँ से आप एक मैसेज भेजते हो व्हाट्सएप का इस वाले फोन के लिए, ठीक है। तो वो कैसे जाएगा, मतलब कहां कहां से होके जाएगा वो। सबसे पहले जो आपका मैसेज है, ठीक है, वो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, इन लेयर्स के थ्रू गुजरेगा, ठीक है। हर नेटवर्क में यही होता है। इसके बाद क्या होगा, जो आपका रिसीवर है, जो आपका दोस्त है, उसके फोन पे वो डाटा मतलब वो जो मैसेज है वो पहुंचने के लिए, रिसीव होने के लिए कहां कहां से गुजरेगा। आपके में ऊपर से नीचे आया है, उसके में नीचे से ऊपर जाएगा, यानी फिजिकल से, डाटा लिंक से, नेटवर्क से, ट्रांसपोर्ट से, सेशन से, प्रेजेंटेशन, इस तरीके से वर्क करता है। आपके सिस्टम पे एप्लीकेशन से फिजिकल लेयर तक का सफर करता है वो सेंड होने के लिए, फिर दूसरे फोन पे वो रिसीव होने के लिए फिजिकल लेयर से आपका एप्लीकेशन लेयर तक का सफर करता है। तो ये लेयर्स होती है, 7 लेयर्स होती है पूरे ओएसआई मॉडल में। यहाँ पे आप जान सकते हो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल लेयर। ये 7 लेयर्स क्या होती है, कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स होती है, क्या काम होता है, कैसे डाटा इसमें ट्रांसमिट होता है, सब मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आप एक छोटा सा ओवरव्यू और ले लो ओएसआई मॉडल का। एप्लीकेशन लेयर जो होती है उसमें आपका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन ही काम होता है। प्रेजेंटेशन में भी यही काम होता है, सेशन में भी यही काम होता है। प्रॉपर क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, आपका जो डाटा है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होने लगता है, मतलब जाने लगता है, प्रोसेस होने लगता है। नेटवर्क लेयर में क्या होता है, सोर्स टू डेस्टिनेशन, यहाँ पे आपका राउटर आता है। इस लेयर में आपका जो नेटवर्किंग डिवाइस है राउटर आता है, मतलब यहाँ पे एक इंटरेक्शन बनता है आपका प्राइवेट नेटवर्क से पब्लिक नेटवर्क में। तो सोर्स टू डेस्टिनेशन से और ये रिसीवर के डेस्टिनेशन तक यहाँ पे राउटर की मदद से आपका डाटा एक प्राइवेट नेटवर्क से पब्लिक नेटवर्क में चला जाता है। तो इसलिए हम इसे नेटवर्क लेयर कहते हैं, क्योंकि ये 2 डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट कराती है। इसके बाद हमारी डाटा लिंक लेयर आती है, उसमें क्या होता है, स्विच लगा होता है। अब स्विच से क्या काम है, अगर आपका प्राइवेट नेटवर्क है तो उसमें स्विच यूज होता है और स्विच का काम यहाँ पे ये है कि होप टू होप, मतलब डायरेक्ट जो हमारा जिस सिस्टम पे हम कनेक्ट करना, जिस सिस्टम में कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं उस सिस्टम को एनालाइज करेगा, वेरीफाई करेगा या आइडेंटिफाई करेगा और उसमें इसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करा देगा, मतलब पहला स्टेप करा देगा। तो वो डाटा लिंक लेयर का काम होता है। फिजिकल लेयर क्या होती है गाइस, हब या रिपीटर, जिससे आपके जो सिग्नल्स है वो आगे ट्रांसमिट होते हैं या रिपीटर से मतलब दोबारा से वो एम्पलीफाई हो जाते हैं। तो ये एक फिजिकल मीडियम लेयर होती है, इसमें आपका डाटा ट्रांसमिशन जो होता है वो उसकी स्पीड मैनेज होती है एक्चुअल में। तो ये वाला काम सारा आपका फिजिकल लेयर में होता है। तो अब यहाँ पे देख लो डाटा प्रोटोकॉल एक्टिविटीज क्या क्या है मतलब इन लेयर्स की। तो एप्लीकेशन लेयर है, यहाँ पे आपका टेलनेट यूज होती है प्रोटोकॉल, एफटीपी यूज होती है, एसएमटीपी होती है, एचटीटीपी होती है, डीएनएस होता है, एसएनएमपी होता है, स्पेसिफिक एड्रेस। टेलनेट आपको पता है क्लाइंट सर्वर मॉडल पे वर्क करता है। टेलनेट के थ्रू आप जो भी रिमोट कनेक्शन है वो करा सकते हो या डायरेक्ट सर्वर से कम्युनिकेशन कर सकते हो। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इससे क्या है कि आप डायरेक्ट फाइल को अपना ट्रांसफर कर सकते हो एक नेटवर्क के थ्रू दूसरे सिस्टम पे। एसएमटीपी क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसके थ्रू आपकी मेल एक्सचेंज होती है। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इंटरनेट जो आपका जो इंटरनेट की जो क्वेरीज रिजॉल्व होती है वो सारी एचटीटीपी की मदद से होती है। डीएनएस यानी डोमेन नेम सर्विसेज सिस्टम, या आपका जो भी एक नाम इसका डीएनएस का वो ये है कि डोमेन टू आईपी रिजॉल्व करना या रिजॉल्व बैक रिवर्स भी कर देना, जैसे आईपी टू डोमेन। तो ये वाला जो भी काम होता है वो डीएनएस होता है। फिर आपकी एसएनएमपी आती है। तो इस तरीके की जो भी प्रोटोकॉल्स है जो कि वर्क करती है सबसे ऊपर वाली लेयर में, जिनके थ्रू आप कम्युनिकेशन बिल्ड करते हो या जो डाटा है उसको ट्रांसमिट करने का पहला स्टेप उठाते हो। चाहे मेल ट्रांसफर कर रहे हो, कोई डाटा ट्रांसफर कर रहे हो, कोई फाइल शेयर कर रहे हो, तो पहला जो आपका जो लेयर आएगी जिससे आपका जो मैसेज है वो स्टार्ट होगा ट्रांसमिट होना या रिसीव होना, तो वो आपकी एप्लीकेशन लेयर होती है। उनमें ये सारी प्रोटोकॉल्स काम करती है। एंड टू अलाउ एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज, मैंने देखो बताया आपको, थ्रू डाटा ट्रांसमिट या रिसीव होगा वो आपका एप्लीकेशन लेयर होती है, ठीक है। तो टीसीपी आईपी सूट की सारी प्रोटोकॉल्स होती है ये। तो ये प्रोटोकॉल्स आप नोट कर सकते हो एप्लीकेशन लेयर की। इसके बाद हमारी आती है प्रेजेंटेशन लेयर। अब प्रेजेंटेशन लेयर यहाँ पे कोई भी प्रोटोकॉल यूज नहीं होती है,
यहाँ क्या होता है, आपका जो डाटा है वो ट्रांसलेट होता है, इनक्रिप्ट होता है और कंप्रेस हो जाता है। अब देखो, आपने सुना होगा जो भी डाटा है वो कैसे शेयर करा जाता है, तो शायद आप जानते हो, अगर आपका जो डाटा है वो शेयर करा जाता है तो वो पैकेट्स में मतलब शेयर होता है, पैकेट्स में शेयर होता है। तो गाइस वो पैकेट्स क्या होते हैं, तो गाइस जो पैकेट होती है वो एक यूनिट होती है आपके डाटा की, जो कि नेटवर्क मीडियम के थ्रू शेयर करी जाती है। आप मैसेज भेजो, फोटो भेजो, वीडियो भेजो, मूवी भेजो, सारे के सारे जो डाटा है वो जब शेयर होगा वो पैकेट के फॉर्म में शेयर होगा, ठीक है। इंक्रिप्शन लग जाएगा ताकि कोई भी अनऑथराइज एक्सेस ना ले या कोई भी उसे जैसे बीच में ऑथराइज एक्सेस लेके उसे अगर कॉपी भी कर ले या ले भी ले तो इनक्रिप्ट होने की वजह से उसे कोई खोल नहीं पाएगा, ठीक है। तो ट्रांसलेट होने का काम भी यहाँ होता है। अब देखो पैकेट है, जो पैकेट यहाँ से बंद तो गया, अब रिसीव वाली जो लेयर है, रिसीव में जब प्रेजेंटेशन लेयर ऐसे ऊपर नीचे से ऊपर आती है तो यहाँ पे पैकेट वापस से डाटा की फॉर्म में तो ट्रांसलेट होगा ना, तो वो वाला काम भी यहाँ पे होता है ट्रांसलेट का, ठीक है। सेशन लेयर, अब सेशन लेयर क्या है, टू एस्टैब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट सेशन। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है गाइस, इसका मतलब ये है कि आपका जो मैसेज है, जो क्वेरी है, वो आप कैसी रखना चाहते हो। आप जैसे जो भी उसमें फॉल्ट टॉलरेंस है, जैसे आप कोई गूगल पे सर्च कर रहे हो, जस्ट लाइक आप सर्च कर रहे हो, आपने सर्च किया शाहरुख खान का नाम, तो आपने टाइप कर दिया SRK। अब गाइस SRK से तो कोई फुल फॉर्म भी हो सकती है या कुछ और भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सेशन लेयर में ये होता है कि आपको वहां पे जो उस बंदे ने अपने सेशन के दौरान सर्च किया है तो उसको स्टैब्लिश करना है और देखना है कि उससे रिलेटेड क्या क्या है, मैनेज करना है। मतलब जैसे 1000 चीजें उस SRK सर्च से रिलेटेड वहां पे आ रही है, तो वहां पे समझना है कि सबसे ज्यादा लोग किस बारे में सर्च करते हैं SRK के मीनिंग से, तो वहां पे शाहरुख खान का नाम आएगा, तो शाहरुख खान यहाँ पे हमें सजेशन मिल जाएगा। या आप अगर डाटा शेयरिंग में यहाँ बात करी जाए तो आपको जो सेशन है, जैसे आपका व्हाट्सएप है, आपने उसमें मैसेज भेजा, तो आपको इंटरनेट होना चाहिए। अब इंटरनेट जब रिजॉल्व होगा तभी तो आपका जो डाटा है वो आगे बढ़ेगा, क्वेरी आपकी रिजॉल्व हो पाएगी कि आपका मैसेज जाना है। तो इस तरीके का जो भी काम होता है कि आपका नेटवर्क में स्टैब्लिश होना जरूरी है, या जो आपका टर्मिनेशन पॉइंट है वहां पे भी नेटवर्क होना जरूरी है अगर आपको अपना मैसेज रिसीव करवाना है। तो इस तरीके का सारा काम, या क्वेरी को रिजॉल्व करना, ये सभी काम आपका सेशन लेयर में आता है एंड इसमें भी कोई प्रोटोकॉल यूज नहीं होती है। इसके बाद हमारी आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या क्या यूज होता है, यहाँ पे SCTP, TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP और सॉकेट्स, पोर्ट्स एड्रेस, ये सब यूज होते हैं। अब पोर्ट्स एड्रेस क्या होते हैं गाइस, ये एक ऐसा एड्रेस होता है जिसके थ्रू आपका कोई भी जो प्रोटोकॉल है वो वर्क करती है, मतलब वो अपना इंटरफेस दे पाती है या अपना यूज दे पाती है। जस्ट लाइक आपका HTTP का पोर्ट नंबर है 83 और HTTPS का है 443, तो ये पोर्ट नंबर होते हैं। आप इसके बारे में सर्च कर सकते हो इंटरनेट में, आपको बहुत सारे पोर्ट नंबर देखने को मिल जाएंगे। डिफरेंट प्रोटोकॉल के डिफरेंट प्रोटोकॉल के आपके पोर्ट्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। टू प्रोवाइड रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी एंड एरर रिकवरी। अब देखो ट्रांसपोर्ट लेयर में मैंने आपको बताया आपका डाटा ट्रांसपोर्ट होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के थ्रू। अब इसमें देखो TCP भी आ रही है, UDP भी आ रही है, सॉकेट्स भी आ रहे हैं, पोर्ट्स भी आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप मान लो आपका जो कंप्यूटर है उसमें आपने एक फाइल शेयर करी दूसरे कंप्यूटर में जो आपके LAN के थ्रू कनेक्ट है, तो आपका जो डाटा है वो कहाँ से होके गुजरेगा, सबसे पहले तो सॉकेट से होके गुजरेगा, यानी जो आपका RJ45 कनेक्टर है उससे होके गुजरेगा। इसके बाद जो आपका पोर्ट, नहीं, सबसे पहले पोर्ट से होके गुजरेगा, इसके बाद उस कनेक्टर के थ्रू वायर के मीडियम के थ्रू निकलेगा। तो UDP वायर होती है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये जो आपका मीडियम है ना यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मीडियम, तो ये जितना भी मीडियम है जो कि यूज होता है आपकी मैसेज डिलीवरी के लिए या आपके डाटा की डिलीवरी के लिए, वो सारा ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर आता है। और प्रोटोकॉल मैंने आपको बताई दी, TCP, SCTP, UDP, और इसमें सॉकेट्स भी आते हैं, पोर्ट्स भी आते हैं। तो ये सारे आपके ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर आता है, जो कि आपके मैसेज या डाटा को डिलीवर करने में यूज होती है लेयर, ठीक है। इसके बाद आती है नेटवर्क लेयर। अब ये नेटवर्क लेयर क्या चीज है, अब नेटवर्क लेयर आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें आपकी IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल आती है, ARP यानी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल आती है, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल आती है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका MAC to IP कन्वर्ट होता है और IP to MAC कन्वर्ट होता है। तो ये सब होता है नेटवर्क में किसी डिवाइस की आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो ये एक बहुत अलग टॉपिक है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ICMP, IGMP, लॉजिकल एड्रेस, तो ये सारी जो प्रोटोकॉल्स है वो इस लेयर में यूज होती है। अब ये लेयर क्या है गाइस, ये लेयर आपकी प्राइवेट से पब्लिक या पब्लिक से प्राइवेट पे आपको मतलब ले जा सकती है और वापस ला सकती है। तो इसमें क्या है कि जैसे आप ग्लोबली कोई मैसेज भेज रहे हो किसी दूसरे बंदे को जो अमेरिका में बैठा है,
तो उसमें क्या है कि आपके प्राइवेट नेटवर्क से वो मैसेज निकल के पब्लिक या ग्लोबल लेवल पे भी जाएगा और इसके बाद फिर उसके फोन में रिसीव होगा। तो इस तरीके का जो जहाँ पे बहुत दूर तक का सफर करना पड़ता है आपकी पैकेट्स को, वहां पे आपका नेटवर्क लेयर का यूज होता है। अब यहाँ पे क्या है देखो, टू मूव पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन टू प्रोवाइड इंटर नेटवर्किंग। सोर्स मैंने आपको बता दिया, आप इंडिया में मैसेज कर रहे हो और आपका दोस्त है अमेरिका में, तो वहां डेस्टिनेशन। इसके बीच में जो जो काम होगा, जो जो मतलब डिलीवरी करी जाएगी आफ्टर द ट्रांसपोर्टेशन, मतलब आपके पोर्ट से आपके फोन से सिग्नल निकलने के बाद और उसके फोन पे सिग्नल पहुंचने से पहले जितना भी काम होगा वो सारा नेटवर्क लेयर का होगा, चाहे वो इंटरनेट प्रोटोकॉल का हो, चाहे वो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का हो, चाहे वो आईसीएमपी आईजीएमपी का हो। तो ये सारा काम नेटवर्क लेयर पे होगा आपका, ठीक है। तो पोर्ट्स के बाहर जो भी हमारा डाटा निकला और उस पोर्ट तक पहुंचने से पहले तक का जितना भी सफर है, जितनी भी प्रोटोकॉल यूज होती है, वो सारी नेटवर्क लेयर वाली ही होती है। इसके बाद हमारा आता है डाटा लिंक। अभी डाटा लिंक लेयर क्या है? डाटा लिंक लेयर देखो, टू ऑर्गेनाइज बिट्स इनटू फ्रेम्स टू प्रोवाइड हॉप टू हॉप डिलीवरी। अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपका डाटा है, डाटा की फॉर्म तो पैकेट होती है, लेकिन उनका जो मेजरमेंट होता है वो बिट्स में होता है, ठीक है। अब बिट्स क्या होती है, यहाँ पे बिट्स फ्रेम में कन्वर्ट हो जाती है और फ्रेम आपका 1500 बिट्स का एक फ्रेम होता है, ठीक है। तो 1500 बिट का आपका एक फ्रेम होता है। तो वो कैसे बनता है, वो मैं जब पूरा कोर्स बनाऊंगा तो मैं पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे आप इतना समझ लीजिए, आपका डाटा का कन्वर्जन होता है बिट्स का फ्रेम में, और यहाँ पे आपके स्टैंडर्ड्स लाई करते हैं, एफडीडीआई लाई करता है पीपीपी। पीपीपी का मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, मतलब बिल्कुल जहां से आपने भेजा है वहां से वो डाटा जाएगा और कन्वर्जन हो जाएगा उसका। फिजिकल एड्रेस यहाँ आपका मैक एड्रेस यूज होता है। मैक एड्रेस से ये पता करा जा सकता है कि इस डिवाइस से ये भेजा गया है और इस डिवाइस पे इसे जाना है। तो जितना ये वाला काम होता है आइडेंटिफिकेशन का या कन्वर्जन का डाटा का, वो सारा आपका डाटा लिंक लेयर में होता है। इसमें आपके स्टैंडर्ड भी आते हैं। इसके बाद हमारी आती है यहाँ पे फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर क्या है? फिजिकल लेयर क्या है? सबसे नीचे वाली लेयर होती है, जिसमें क्या होता है, आपके जितने भी फिजिकल जो आपकी डिवाइसेस हैं वो कंक्लूड होती है। देखो, टू ट्रांसमिट बिट्स ओवर अ मीडियम टू प्रोवाइड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन। अब आपको जो डाटा है उसे भेजना है कहीं पे, तो उसके लिए आपको अपनी तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। आपको या तो वायरलेस मीडियम के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ेगा, या वायर मीडियम के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ेगा, या आपको स्विच लगाना पड़ेगा, या आपको कंप्यूटर ऑन करना पड़ेगा। तो ये सारा जितना भी काम है, मैनेजमेंट है, वो आपका फिजिकल लेयर में होता है। अब फिजिकल लेयर में आप यहाँ पे देख सकते हो, मान सकते हो कि आपका फोन है, फोन चार्ज होना चाहिए, इंटरनेट पैक होना चाहिए, इंटरनेट ऑन होना चाहिए, इसके बाद आपके पास व्हाट्सएप इंस्टॉल होना चाहिए, कॉन्टैक्ट होना चाहिए। तो ये वाला सारा जो काम है मैनेजमेंट का, तो वो सारा फिजिकल लेयर में होता है। एंड इसके थ्रू आप स्टार्ट करते हो मैसेज टाइप करना और सेंड के बटन पे क्लिक करते हो, ठीक है। यहाँ पे आपने मैसेज टाइप करा और सेंड के बटन पे क्लिक करा। इसके बाद आपका डाटा कन्वर्ट हुआ आपका पैकेट में, यानी बिट में। तो बिट का साइज होता है और पैकेट फॉर्म होती है। अब वो पैकेट आपका फ्रेम पे कन्वर्ट हो जाएगा डाटा लिंक पे, ठीक है। यहाँ तो वो डाटा आपने जो भेजा वो निकलते ही कन्वर्ट हो गया पैकेट में, यहाँ पे वो कन्वर्ट हो गया पैकेट से फ्रेम पे। अब फ्रेम से नेटवर्क लेयर पे पहुंचा। अब नेटवर्क लेयर में क्या हुआ, इसको बताया गया कि भाई तुझे ट्रेवल करना है यहां से वहां तक। अब नेटवर्क लेयर में ये पता चल गया भाई ट्रेवल करना है, ट्रांसपोर्ट पे हुए आपका पोर्ट वोर्ट नंबर ये सब आइडेंटिफाई हुआ रिसीवर का, एंड इसके बाद उसे वहां तक पहुंचना है। इसके बाद सेशन लेयर आई। सेशन लेयर में क्या था कि जो भी काम हो रहा है, जो भी इंटरनेट है, ये सब टर्मिनेट, एस्टैब्लिश, टर्मिनेशन पॉइंट, ये सब मैनेज हुए। इसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर आई, जहाँ पे आपका जो डाटा था इनक्रिप्टेड फॉर्म पे था, जो कि पहले ही फिजिकल फॉर्म से निकलते ही इनक्रिप्ट हो गया था, वो वापस से ट्रांसलेट होगा। कंप्रेस्ड था यानी फ्रेम पे था, तो वो वापस से बिट पे कन्वर्ट होगा, एंड बिट से वापस से मैसेज फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाएगा। एंड एप्लीकेशन लेयर पे पहुंच के आप उस एप्लीकेशन लेयर के थ्रू आप अपने फोन पे उसे रिसीव कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ सम प्रोटोकॉल जस्ट लाइक HTTP, SMTP, FTP। तो ऐसे ही हमारी जितने भी लेयर्स होती हैं, फिजिकल लेयर्स लेकर एप्लीकेशन लेयर वर्क करती है OSI मॉडल्स में। तो यहाँ 7 लेयर होती हैं, ये कौन से प्रोटोकॉल्स में वर्क करते हैं और एक्टिविटीज क्या करते हैं, ये सब आप यहाँ से देख सकते हो। सो गाइस, यहाँ अगर फिजिकल लेयर की सिर्फ बात करी जाए तो आप देख सकते हो, यहाँ से देखो फिजिकल लेयर के थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम आप देख सकते हो, इसके थ्रू हम ट्रांसमिट करते हैं। एंड आपका जो डाटा लिंक लेयर है, जो नीचे से नीचे ट्रांसफर होती है, वो पहले स्टेप यहाँ पे रिसीव होने का ये हो जाता है। तो यहाँ पे आपका देखो बाइनरी फॉर्म में डाटा है, यानी बिट फॉर्म में डाटा है। एंड यहाँ पे आप कुछ स्पेसिफिकेशन भी इनकी पढ़ सकते हो, जैसे वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ द फिजिकल लेयर इज टू मूव डाटा in the form of electromagnetic signal across a transmission medium. It's responsible for movement of individual bits from one hop यानी node to next। तो इस तरीके से ये वर्क करता है।
बोथ डाटा एंड सिग्नल्स कैन बी आइदर एनालॉग और डिजिटल। तो ये एनालॉग और डिजिटल दोनों हो सकते हैं, कोई सा भी मीडियम जैसा आप डाटा भेज रहे हो उस हिसाब से ये लाइक करता है। ट्रांसमिशन मीडिया वर्क बाय कंडक्टिंग एनर्जी अलोंग अ फिजिकल पाथ एंड वायर और वायरलेस मीडियम दोनों हो सकते हैं। और यहाँ पे आप कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हो। ट्रांसमिशन मीडियम रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट 0-1 पे होती है। डाटा रेट क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट होती है, लाइन कॉन्फ़िगरेशन होती है। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट का मतलब होता है जो भी बिट्स है, जो भी आपका डाटा है वो क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज होगा। मतलब क्लॉक के साथ जैसा डाटा है वो किस टाइम पे आपका जो भेजा जा रहा है उस हिसाब से वो सिंक्रोनाइज होगा कि इतने पैकेट इतने तेज मतलब इस स्पीड से भेजे जा रहे हैं। तो इस तरीके का सिंक्रोनाइजेशन इंक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में यूज होता है। फिजिकल टॉपोलॉजी मतलब जितने भी फिजिकल सामान है, जो भी टॉपोलॉजी है, ये सब सारा मैनेजमेंट यहीं पे होता है, ठीक है। ट्रांसमिशन मोड है सिंप्लेक्स, हाफ डिप्लेक्स और फुल डिप्लेक्स। सिंप्लेक्स का मतलब है एक सिंगल वे पे आपका डाटा सिर्फ जा सकता है। हाफ डिप्लेक्स में जा भी सकता है, आ भी सकता है। फुल डिप्लेक्स में है मतलब हाफ डिप्लेक्स में जा भी सकता है, आ भी सकता है, लेकिन एक काम एक ही टाइम पे होगा, या तो जाएगा एक बार में या एक बार में आएगा। इसमें सिर्फ जाना था एक बार में। अब फुल डुप्लेक्स में क्या है कि एक साथ जा भी सकता है, एक साथ आ भी सकता है। तो ये वाला जो भी ट्रांसमिशन मीडियम है, ये तीनों टाइप के ट्रांसमिशन मीडियम हमें फिजिकल लेयर पे देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद हमारी डाटा लिंक लेयर है। डाटा लिंक लेयर में क्या है, देखो यहाँ पे आपका जो फ्रेमिंग है, आपका जो डाटा है वो फ्रेम पे कन्वर्ट हो जाएगा। फिजिकल मैक एड्रेस यहाँ पे आपका नोट करा जाएगा। फ्लो कंट्रोल मेजर करा जाएगा कि आपका जो रिसीवर है वो कैसे उसे मतलब रिसीव कर रहा है, या कैसे आपका डाटा सेंड हो रहा है, कोई सर्वर में प्रॉब्लम है, कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम है, ये सारा एरर कंट्रोल होगा कि इंटरनेट बीच में बंद ना हो जाए। तो इस तरीके के एरर कंट्रोल भी यहाँ पे होते हैं। एक्सेस कंट्रोल होगा, यानी जो भी आपका यूजर है जो उसे एक्सेस करने वाला है, तो गाइस वो सही जगह ही आपका डाटा जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो ये सारा कंट्रोल भी पूरा डाटा लिंक लेयर में ही होता है, जहाँ पे आपकी सिक्योरिटी की कुछ कंसर्न्स होते हैं जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपके डाटा लिंक लेयर उसे मैनेज कर लेती है और सिक्योरिटी इशू यहाँ देखने को नहीं मिलता है। तो फिर आती है हमारी नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर क्या होती है, आईपी एड्रेस रिजॉल्व करती है। मतलब जिसका जो भेज रहा है सेंडर या रिसीवर जो है, उनका आईपी एड्रेस यहाँ पे होता है कि भाई यहाँ से यहीं आना चाहिए डाटा, कहीं और नहीं जाना चाहिए। राउटिंग यही होती है, राउट मतलब रूट बताया जाता है कि डाटा भाई तुझे यहाँ से इस नेटवर्क डिवाइस को होते हुए, इस नेटवर्क डिवाइस से होते हुए, इस नेटवर्क से होते हुए यहाँ तक तुझे जाना है। तो वो सारा रास्ता बताना नेटवर्क लेयर का काम होता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है गाइस, सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। यहाँ पे आपका पोर्ट एड्रेस, यानी जैसे आपका एचटीटीपी का होता है, एचटीटीपी का होता है 83 और एचटीटीपीएस का होता है 443। तो ये जितने भी पोर्ट एड्रेस होते हैं ये यहाँ पे मेजर करे जाते हैं कि आपका कौन सा प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज होने वाली है, ठीक है। इसके बाद आपका सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली सीक्वेंस नंबर, यानी आपका जो कन्वर्जन है डाटा का वो कैसे होगा, और इसके बाद वो डाटा जो है कैसे वो ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा, ये सारा काम होगा। कनेक्शन कंट्रोल, कनेक्शन का कंट्रोल देखा जाएगा कि कनेक्शन प्रॉपर स्टैब्लिश है कि नहीं, पूरा राउट चेक करा जाएगा, पूरा रूट चेक करा जाएगा। इसके बाद फ्लो कंट्रोल होगा। एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है यहाँ पे। एंड टू एंड का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक जब तक डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तब तक आपका इंक्रिप्शन लगा रहेगा, जैसा आपका व्हाट्सएप में होता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। तो वो होता है पूरा फ्लो ऑफ कंट्रोल, ठीक है। एरर कंट्रोल, प्रोसेस टू प्रोसेस। अब एरर कंट्रोल क्या है गाइस, जैसे आपने एक वीडियो व्हाट्सएप करी है, ठीक है, 9 MB की वीडियो है, आपने उसे सेंड करी, लेकिन 4 MB पे आके आपका नेट खत्म हो गया, तो वो जो आपकी वीडियो है उस पर नहीं जाएगी जब तक आप उसे पूरा 9 MB तक का ट्रांसफर नहीं कर देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एरर कंट्रोल हो गया कि आपकी 4 MB की वो वीडियो भी नहीं गई जो आपने उसमें डाटा देके खर्च करके सेंड करी। जब तक आप 9 MB नहीं दोगे तब तक वो सेंड नहीं होगी। तो इससे आपका एरर कंट्रोलिंग बच गया, क्योंकि अगर वो 4 MB की वीडियो वहां पे शेयर हो जाती कि यहाँ तक का डाटा हमने यूज करके इसे दिया है, तो वो वीडियो फॉर्म करप्टेड होता और उसे वो एक्सेस भी नहीं कर पाता। तो इस तरीके के एरर कंट्रोल को रोकने के लिए भी ट्रांसपोर्ट लेयर ही वर्क करती है। सो गाइस, अब आती है हमारी सेशन लेयर। सेशन लेयर का काम क्या होता है, डायलॉग कंट्रोल। अब डायलॉग कंट्रोल मैंने आपको हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स बता दिया कि हाफ डुप्लेक्स जो होता है सिंगल लेन होती है जिसमें आप डाटा सेंड कर सकते हो या रिसीव कर सकते हो, ठीक है, एक टाइम पे एक काम। और फुल डुप्लेक्स में क्या है कि दोनों ही जो काम है सेंड और रिसीव करने का एक साथ एक टाइम पे कर सकते हो। तो ये होता है आपका दोनों मीडियम, ठीक है, दोनों मीडियम आप एक साथ यूज कर सकते हो। सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कि उसी टाइम पे जो आपने सर्च करा है या आपने भेजा है वो इंस्टेंटली वहां पे पहुंच जाना चाहिए, इंस्टेंटली विदाउट टेकिंग एनी टाइम।